जय हिंद बच्चों, स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर के अंतर्गत हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे और कुछ न्यूमेरिकल आज भी हम लोग पढ़ेंगे जो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। और देखिए ये न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर है जो बिहार बोर्ड में 2019 के एनुअल एग्ज़ाम में पूछा था। वो इस प्रकार से है बच्चों, इसमें दो माध्यम है। माध्यम ए में प्रकाश का वेग भी दिया है और माध्यम बी में प्रकाश का वेग 2 भी है। मतलब ए में भी है और माध्यम बी में 2 भी है। कहता है कि यदि माध्यम ए का अपवर्तनांक म्यू ए है और माध्यम बी का अपवर्तनांक म्यू बी है तो दोनों अपवर्तनांकों का अनुपात क्या होगा, इसे निकालिए। तो आइए सीखते हैं इसको। प्रश्न में जिस प्रकार से दिया है वैसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। प्रश्न से माध्यम ए में प्रकाश का वेग, चलो बच्चों इसको सी ए के द्वारा डिनोट कर लेते हैं। ए में प्रकाश के चाल या वेग को हम लोग सी से व्यक्त करते हैं और ए में चूंकि वेग है इसलिए सी ए लिख लेते हैं। और इसका मान कितना दिया हुआ है प्रश्न से, ये भी दिया है तो हम लोग भी लिख देते हैं। तथा माध्यम बी में प्रकाश का वेग दिया हुआ है बच्चों सी बी तो हम लोग लिख रहे हैं लेकिन वेग का मान क्या दिया हुआ है 2 भी। बी में प्रकाश का वेग 2 भी है। तो प्रश्न को देखकर हम लोगों ने ये दोनों बातें लिख दी है। अब और दिया है माध्यम ए का अपवर्तनांक। माध्यम ए का अपवर्तनांक म्यू ए, इसको क्या लिखा है म्यू ए, एवं माध्यम बी का अपवर्तनांक ये प्रश्न में दिया है म्यू बी। तो म्यू ए बटे म्यू बी बराबर ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो अब शुरू करते हैं। इसका मान हम लोग निकालना शुरू करते हैं। तो बच्चों आपने थ्योरी पढ़ लिया है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें चाल कम होता है। अपवर्तनांक अधिक तो चाल अर्थात वेग क्या होता है, कम होता है। तो इसका मतलब अपवर्तनांक और चाल अर्थात वेग एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों चूंकि म्यू जो है ये व्युत्क्रम होता है किसके, चाल के अर्थात वेग के। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसलिए जो म्यू ए होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा सी ए का, तथा म्यू बी जो होगा बच्चों वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती को ऐसे लिखेंगे सी बी के। इसी के जैसा इस दोनों को भी लिख देते हैं। अब इस दोनों का अनुपात ले लेंगे, इसलिए म्यू ए बटे म्यू बी। जैसे ही अनुपात लीजिएगा तो ए के व्युत्क्रम में सी ए आएगा। मतलब सी ए जो है वो नीचे लिखेंगे और इसका सी बी, ये म्यू बी जो है सी बी लिखेंगे किधर, ऊपर लिखेंगे। देखिए ऐसे लिखेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए तो सी बी का मान कितना दिया हुआ है 2 भी और सी ए का मान कितना दिया हुआ है भी।
ये दोनों भी काट दीजिएगा तो ये 2 बटे क्या हो जाएगा 1, है ना। इसलिए जो आंसर हो गया बच्चों वो हो गया म्यू ए बाय म्यू बी, ये बराबर हो गया है 2:1। तो यही बच्चों आंसर हो गया, ठीक ना। तो आशा है इसको समझ लिए होंगे, बहुत आसान था। सिर्फ ये वाला सूत्र आपको याद रखना है, अपवर्तनांक चाल या वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी प्रकार यहाँ ए लगा दिया तो ये वाला हो गया, बी लगा दिया तो ये वाला हो गया। उसके बाद इस दोनों व्यंजकों का अनुपात ले लिया, म्यू ए बाय म्यू बी, सी बी बाय सी ए हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और उसके बाद सी बी और सी ए का मान जैसे ही रखिएगा वैसे ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आशा है बच्चों आपने इसे समझ लिया है, इसे आप नोट कर ले। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे आपको, इसको पहले नोट कर ले। अब आपके स्क्रीन पर दूसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, जो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। देखिए ये प्रश्न, इसे न्यूमेरिकल में भी दे सकता है और ऑब्जेक्टिव के रूप में भी दे सकता है। तो आइए देखें कैसे बनेगा ये प्रश्न है। प्रकाश की एक किरण कांच जिसका अपवर्तनांक √3 है उसके समतल सतह पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होता है। तो कहता है कि परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का कोण क्या होगा, बताइए। इसमें सेलेक्ट करना है 40, 60, 80, 90। तो ऐसा है बच्चों, आपको पता है कि कांच को हम लोग देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब वस्तु के सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। यदि प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे हमारे सामने की जो हवा है उसको नहीं देख पाते हैं, इसका मतलब प्रकाश की किरण जो है वायु के कणों से पार कर जाती है, परावर्तित नहीं हो पा रही है, तो इसलिए हवा को नहीं देख पाते हैं। जल के सतह को देख पाते हैं ना, क्यों देख पाते हैं? इसलिए कि जल के सतह से कुछ न कुछ प्रकाश की किरण का परावर्तन जरूर होता है और शेष किरणें जो जल के सतह पर आपतित होती है वो जल के अंदर चली जाती है, उसका अपवर्तन होता है। तो जो प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण है जल की सतह पर या कांच के सतह पर आपतित होती है तो उसका कुछ अंश परावर्तित भी हो जाएगा और शेष अंश जो है वो उसके अंदर चला जाएगा, मतलब अपवर्तन हो जाएगा उसका। तो यहाँ उसी से संबंधित सवाल है कि प्रकाश का जो परावर्तन होगा और अपवर्तन होगा तो परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण जो होगी ना उसके बीच का कोण क्या होगा वो बताइए। तो आइए चित्र की मदद से समझते हैं इसको। तो इधर मान लेते हैं कि हवा है, हवा मतलब वायु, ठीक है। ये वाला कांच है, आप चाहे तो कांच को स्लैब भी बना सकते हैं, पूरा पूरा ऐसा भी बना सकते हैं। ऐसा भी बना सकते हैं हम। अब कांच है तो कांच का देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरण कांच जिसका अपवर्तनांक √3 है। तो बच्चों यहाँ पर जो कांच का अपवर्तनांक होगा इसको म्यू जी लिखेंगे, जी मतलब ग्लास। अब म्यू से अपवर्तनांक को डिनोट करते हैं तो म्यू जी ये दिया हुआ है कितना √3 है ना, ऐसा दिया है। अब एक प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं, इस पर कितना कोण से कर रहा है
तो 60 डिग्री के कोण से इस पर क्या करा रहे हैं, आपतित करा रहे हैं। अब यहां पर अभिलंब डाल दीजिए, इस प्रकार से अभिलंब हो गया। अब कहता है ये समतल सतह है, तो यही वाला ना इसका समतल सतह हो गया जी, ये हो गया समतल सतह, अर्थात परावर्तक सतह जो है या अपवर्तक सतह भी बोल सकते हैं। यहीं से प्रकाश की किरण का परावर्तन भी होगा, अपवर्तन भी होगा। अब ये किरण जो आ रही है इसका कुछ अंश जो है परावर्तित हो जाएगा, तो ये हो गया परावर्तित किरण। और ये जो आपतित हुआ है इसका नाम क्या होगा, आपतित किरण। ये वाला किरण है आपतित किरण, ठीक। आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी, ये कोण जो बन रहा है वो तो आपका क्या हो गया, आई हो गया जी। और आपको पता है कि इतना ही कोण बनाते हुए इसका क्या होगा, ये परावर्तन भी होगा। तो हम लोग परावर्तन के नियम से जानते हैं कि आई और आर बराबर होता है, तो क्यों ना इसको भी हम लोग क्या करें, आई ही लिख दें, क्योंकि दोनों जब बराबर है तो दोनों को आई लिख ही सकते हैं। और आई का मान कितना दिया है बच्चों, समतल सतह पर 60 डिग्री के कोण से आपतित होता है, तो आई बराबर क्या होगा, 60 डिग्री। तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये तो समझ गए आप। अब देखिए यदि हवा से कांच में जाएगी तो सीधे तो नहीं जाएगी ना, ये क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा ही होगा। ऐसे अपवर्तित हो गई किरण, ये जा रही है, तो इस किरण का नाम अपवर्तित किरण, ऐसे। और ये हो गया आपका अभिलंब, नॉर्मल, ठीक। और ये अपवर्तन कोण हो गया बच्चों आर, ये आर है। तो कहता क्या है, कहता है कि परावर्तित किरण और जो अपवर्तित किरण हो गया, इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है, मान लेते हैं थीटा ही बन रहा है, तो ये कोण क्या है, क्वेश्चन, ये कोण क्वेश्चन है, ठीक ना। आइए फिर से समझते हैं चित्र को एक बार फिर। प्रकाश की किरण जो है मान लेते हैं कि हवा से आ रही है और कांच के सतह पर आपतित होती है, तो ये हो गया आपतन बिंदु। यहाँ से ये जो प्रकाश आ रही है इसका कुछ अंश परावर्तित हो जाएगा और शेष अंश जो है कांच के अंदर चला जाएगा, मतलब अपवर्तित हो जाएगा। तो आपतित हुआ था 60 डिग्री पर, तो परावर्तित भी 60 डिग्री पर ही होगा। क्यों होगा, तो आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए दोनों 60-60 होगा। आई बराबर आर लिख सकते थे, लेकिन इसके लिए भी तो आर लिखना पड़ेगा, इसी वजह से दोनों को आई मान लिया, क्योंकि आई और आर दोनों कोण बराबर होता है, ठीक है। तो आर तो यहाँ लिख दिया है और ये थीटा क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे बताइए। देखिए यहाँ ये पूरा जो है ये सरल रेखा हो गया, और इसको ध्यान से देखिए, ये पूरा जो कोण होगा ये तो 180 डिग्री होगा बच्चों, होगा ना। तो 180 डिग्री में 3 कोण शामिल है, एक आई वाला है, आई वाला देख रहे हैं, ये वाला, ये कोण शामिल है, दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक का थीटा कोण शामिल है, और तीसरा ये वाला कोण शामिल है। तो आई थीटा आर तीनों का तीनों मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यदि हमको आर का मान निकल जाए तभी जाके हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो सवाल है कि आर का मान निकालेंगे कैसे, तो स्नेल का नियम जो है, तो स्नेल का नियम को लगाएंगे। कौन सा स्नेल का नियम, विरल से सघन में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए स्नेल का नियम साइन आई बाय साइन आर बराबर ये कांच का अपवर्तनांक म्यू जी, इस सूत्र से हम लोग निकालेंगे। तो आइए यहाँ पर समझते हैं और लिखते भी हैं। प्रश्न से कांच का अपवर्तनांक
तो इसको म्यूजी से डिनोट कर लेते हैं। इसका मान √3 दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब चित्र में कांच के समतल सतह पर प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दोनों को हम लोगों ने बच्चों क्या मान लिया है, आई मान लिया है। और इसका मान दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, वहां 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, यदि कांच में प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण बराबर R हो तो प्रश्न से परावर्तित तथा अपवर्तित किरणों के बीच का कोण थीटा बराबर क्या है, क्वेश्चन। तो बच्चों यदि बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछेगा तो फिर ये बातें लिखनी पड़ेगी प्रश्न से, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कि चित्र से, या चित्र में लिखें, ऐसे करके लिखिए, चित्र में ज्यामिति से पता है बच्चों कि सरल रेखा पर ये बनने वाला टोटल कोण 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि I प्लस थीटा प्लस R, ये तीनों का हो जाएगा 180 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और क्या करते हैं हम लोग कि स्नेल का नियम लगा के R का मान पहले निकाल लेते हैं। ये वाला, इसका मान तो निकला हुआ है। ये स्नेल के नियम से बच्चों प्रकाश की किरण किधर से जा रही है, हवा से कांच में, विरल से सघन में। इसलिए स्नेल का नियम साइन I बटे साइन R बराबर क्या हो जाएगा, सघन माध्यम का विरल के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो हमें तो बच्चों साइन R की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए जो है हम लोग साइन R लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगी साइन I, अब बटे हो जाएगा म्यूजी। देखिए ये वाला इधर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा। तो साइन को तो साइन लिख ही डाला, और I का मान दिया हुआ कितना, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री दे देते हैं। और म्यू जी का मान दिया हुआ है कितना, √3, तो इसको √3 लिख दिया। अब देखो बच्चों साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो ये √3/2 हो गया, नीचे में हो गया √3। तो आइए देखते हैं, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 होगा यहाँ बटा में, और क्या होगा, ठीक ना। तो नहीं कुछ है तो इसका मतलब यहाँ 1 होगा, ये पलट जाएगी √3/2, ये ऊपर वाला लिख दिया, ये वाला पलट गया, 1 क्या हो जाएगा, √3। इस प्रकार से बच्चों ये √3 क्या होगा, कट जाएगा, तो ये हाफ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये साइन R हो गया, और हाफ देखिए बच्चों साइन में कितना मान होता है, साइन 30 डिग्री होता है, अभी पता है आपको। तो ये हो गया साइन 30 डिग्री। इसलिए बच्चों अपवर्तन कोण का मान देख सकते हैं आप, कितना हो गया है,
अपवर्तन कोण R बराबर 30 डिग्री हो गया है। तो अब R जब निकल गया, I का पता हो गया पहले से, तो सभी मानों को समीकरण 1 में क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, इसके बाद यहाँ लिखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से आइए लिखते हैं सबका मान। I का मान 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख दिया। थीटा तो पता ही नहीं है, थीटा का तो पता करना है। अब प्लस लिख दिया। R का मान लिखते हैं, R यहाँ 30 डिग्री है, तो ये लिख दिया 30 डिग्री बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। आइए हल करते हैं। तो देखिए 60 और 30 मिला के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब प्लस थीटा बराबर हो गया 180 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर हो गया 180 डिग्री। ये 90 डिग्री उधर चला जाएगा, इस प्रकार से 90 डिग्री ये आंसर हो गया बच्चों, देख सकते हैं, है ना। तो आशा है बच्चों आपने समझ लिया होगा इसे। और देखिए अब उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये डी नंबर, यदि ऑब्जेक्टिव रहा तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लें। अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसे नोट कर लें। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 3 नंबर इस प्रकार से है बच्चों। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2009 में इसको पूछा है, ये न्यूमेरिकल के रूप में इसको पूछा था। और आइए देखिए इसमें क्या कहता है। कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ऐसे नहीं भी दिया रहता तब भी हम लोग जानते कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब एक चित्र दिया है, देखिए ध्यान से। ये चित्र जो है कांच का सिल्ली है, आयताकार कांच का सिल्ली दिया हुआ है। कहता है इसके P बिंदु पर एक प्रकाश की किरण जो है वो आपतित हो रही है। देखिए इस प्रकार से वो आपतित हो रही है। तो कहता है कि आपतन होने के क्रम में ये थीटा बराबर 45 डिग्री है, ऐसा है। तो बच्चों ऐसा है कि यहाँ पर यदि अभिलंब डाला हुआ है तो आपतित किरण के लिए आपतन कोण हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर I बराबर 45 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। थीटे का मान ना I हो गया, ऐसा है। ठीक, अब कहता है कि ये प्रकाश की किरण जो है अब कांच में प्रवेश करेगी और कांच से बाहर निकलेगी। तो प्रवेश करके बाहर निकलने में कितना समय लगेगा उसको बता दीजिए। तो कौन सा सूत्र अप्लाई करें। तो बच्चों आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, सबको पता है। इसी सूत्र से समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो बच्चों कांच में चाल तो दिया हुआ है, नहीं कांच में चाल नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कांच में चाल निकाल लेंगे और कांच में कितना दूरी तय किया उसको भी निकालना पड़ेगा। तो बताइए इधर तो विरल माध्यम है, इधर तो बच्चों हवा है या निर्वात है, हवा या निर्वात, इधर तो निर्वात लिखा हो तो निर्वात लिख देते हैं। निर्वात हो सकता है या हवा भी हो सकती है। तो बताइए इसमें चाल तो 3 गुना 10⁸ है, तो कांच में चाल तो निकालना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए विरल से सघन में जाएगी तो सीधे तो नहीं चली जाएगी ना, ये क्या होगा, ये अभिलंब की ओर इस प्रकार से मुड़ जाएगी, ये से मुड़ जाएगी। ठीक, अब मुड़ने के बाद ये बाहर निकलेगी। तो यहाँ भी अब कांच से निकल रहा है किधर, हवा में या निर्वात में। तो यहाँ भी अभिलंब डाल दीजिए, इस प्रकार से अभिलंब डाल दिया।
अब जब निकलेगी तो थोड़ा सा अविलंब से क्या होगा, ये दूर हो जाएगी इस प्रकार से, है ना, अविलंब से दूर होकर विचलित हो जाएगी। अब बच्चों ऐसा है, इसका कुछ कुछ नाम तो देना ही पड़ेगा, बिना नाम के तो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। तो आइए नाम देते हैं कुछ। ये जो अभिलंब है इसका कुछ नाम दे देते हैं। नाम क्या दे दें, एम दे देते हैं, और ये बिंदु का एन दे देते हैं। यहाँ पी दिया है तो ओ दे देते हैं इसका नाम, और इसका नाम दे देते हैं क्यू, और इसका नाम बाहर निकल गया आर। तो ये निर्गत किरण हो गया। ठीक है बच्चों, हाई वाला कोण जो देख रहे हैं आप, ये तो 90 डिग्री हो गया, है ना। तो जो कांच में रास्ता तय किया गया है, ये दूरी तय किया गया है बच्चों, यही वाला ना दूरी है, देखिए पी क्यू, यही दूरी है। यही दूरी जो है इसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, इस दूरी को निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। ये कोण आई है तो ये कोण अपवर्तित हुआ है, इसलिए ये अपवर्तन कोण क्या हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, तो हमको आर को पता करना पड़ेगा। आर कोण यदि पता हो गया तो ये पी एन दूरी जो है, ये देखिए दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया हुआ है कि 2 मीटर है। ये मतलब चित्र में दिखाया गया है, वहाँ पर नहीं दिखाया गया। तो यहाँ पर 2 मीटर लिखा हुआ था 2009 के चित्र में, ठीक ना। तो ये दूरी पता हो जाए, एक भुजा पता हो जाए, ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, तो एक भुजा समकोण त्रिभुज का पता हो जाए और एक कोण भी पता हो जाए, तो ये दूसरी भुजा जो पी क्यू है, जो दूरी के रूप में है, ये तो पता हो ही जाएगी। अब दूरी निकाल लेंगे और चाल निकाल लेंगे, बस काम हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न से निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक ना। और दिया हुआ है कांच का अपवर्तनांक, ये बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक है। ये म्यू जी बराबर क्या दिया हुआ है, 3/2, ठीक, ऐसा दिया हुआ है। यदि कांच में प्रकाश की चाल बराबर, इसको सी जी लिखें, जी मीन्स ग्लास, कांच में प्रकाश की चाल बराबर सी जी हो, तो कैसे लिखेंगे बच्चों। चूँकि हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर होता है हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम तो यहाँ कांच है, तो ये लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ से इसको उलट देंगे, इसको यहाँ लाइए, तो ये हो जाएगा सी जी, माने पूरा नाम है लिख देते हैं। इसलिए कांच में प्रकाश की चाल मतलब सी जी बराबर क्या हो जाएगा, ये म्यू जी नीचे आ जाएगा, तो ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो इसलिए जो सी जी का मान आएगा, सी का मान कितना है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बटे म्यू जी, ये कितना है, 3/2। तो ये नीचे वाला पद जो है पलट जाएगा बच्चों, 3 गुना 2 बटे क्या हो जाएगा, 3 गुना 10⁸, तो ये 3 और ये 3 तो कट ही जाएगी, तो 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया है। ये देखिए ये वाला चाल, कांच में चाल तो निकाल लिया बच्चों। तो यहाँ देखिए जो बतलाया था यहाँ सूत्र में, तो चाल निकल गई। अब ये वाला दूरी की बारी है। तो दूरी निकालने के लिए बच्चों पहले चित्र को देखेंगे और ये वाला सब दूरी भी लिख देंगे। चित्र में कांच की मोटाई,
कांच की मोटाई है Pn, इसी को T लिखा है, ठीक ना, थिकनेस, और ये कितना लिखा हुआ है 2 मीटर। तो चलिए एक भुजा तो मालूम हो गया है। अब स्नेल का नियम लगाएंगे विरल से सघन में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए। लिखेंगे विरल से सघन माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए स्नेल के नियम से। तो बताइए विरल से सघन में जाती है तो कैसे लिखते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो सघन माध्यम ग्लास है तो सीधा ग्लास का अपवर्तनांक लिख देंगे। यहाँ से बच्चों हम लोग साइन आर निकालेंगे। साइन आर बराबर हो जाएगी साइन आई। देखिए साइन आर वहाँ चला जाएगा तो म्यू जी जो है वो नीचे आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक ना। अब आई का मान 45 डिग्री वहाँ है तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 45 डिग्री, और म्यू जी का मान जो है वो दिया हुआ है। कहाँ दिया है, ये वाला देखिए यहाँ पर। तो ये हो गया 3/2, ठीक है। तो साइन 45 1/√2 हो गया, और ये हो गया 3/2। तो 1/√2 तो लिख ही डाला, और ये वाला पलट जाएगा 2 बटे क्या हो जाएगा 3। तो अब बताइए ये √2 से ये 2 कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा ना। तो कटते ही ये √2 बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से साइन आर का मान हम लोगों ने निकाला है। बच्चों इससे हम लोग कॉस आर का भी मान निकाल सकते हैं, जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। क्यों पड़ने वाली है, तो देखिए समकोण त्रिभुज में कोण के सामने की भुजा जो है ये तो लंब होती है, तो इसको तो निकालना नहीं है। शेष बचा हुआ ये भुजा जो है ये तो आधार होगा ना, ये वाला भुजा जो है इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमको तो भाई ये आधार मिल गया, आधार तो पता ही है, और ये वाला कर्ण है जिस दूरी को निकालना है। तो आधार और कर्ण में संबंध कौन देता है, तो कॉस देता है, तो इसलिए हम लोग कॉस निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं अब कॉस आर। कॉस आर बराबर क्या हो जाएगा, √1 - साइन स्क्वायर आर। याद है ना ये वाला सूत्र, कॉस थीटा बराबर √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो आइए इसका मान बिठा देते हैं। तो रूट लिखा, 1 लिखा, माइनस लिखा, और साइन आर का मान √2/3 है, तो √2/3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो कॉस आर बराबर हो जाएगा बच्चों √1 - ऊपर देखिए √2 गुना √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और नीचे 3 तिया क्या हो गया 9 हो गया। अब आगे बढ़िए एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लीजिएगा तो नीचे 9 हो जाएगा, यहाँ 9 घटाओ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तब आइए यहाँ पर देखते हैं कॉस आर बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पूरा होल रूट में है ना। तो ऊपर 9 में से 2 गया क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और नीचे का 9 हो जाएगा। तो ऊपर वाला बच्चों √7 लिख देंगे, और नीचे का √9 लिखेंगे। दोनों का रूट अलग अलग तोड़ सकते हैं हम लोग, ये नियम है मैथ का। ये हो गया √7, और 9 का रूट कितना हो गया, ये 3 हो गया। तो कॉस आर भी हम लोगों ने बच्चों निकाल लिया है। चाहे तो इसको समीकरण भी मान सकते हैं, इसको समीकरण नंबर क्या किया 1 मान लिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस समकोण त्रिभुज में कॉस लेंगे। अब समकोण त्रिभुज नाम देखिए PNQ,
PNQ में, ठीक है, PNQ में। ले लेते हैं कॉस आर। तो कॉस आर इसमें लीजिए, तो कॉस जैसे ही लीजिएगा तो आधार बटे कर्ण होता है। आधार हो गया PN और कर्णवा कौन हो गया PQ, ये हो गया PQ। तो PN की लंबाई तो आपको पता है ना 2 मीटर, इधर भी लिखा था कहीं, यहाँ है देखो 2 मीटर है, तो इसको 2 लिख ही देते हैं। और PQ का तो पता ही नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए ये जो दूरी है बच्चों, ये PQ, ये 2 बटे क्या हो जाएगा कॉस आर हो जाएगा। PQ इधर चला गया तो कॉस नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार 2 लिख दिया और कॉस आर का मान निकाला है ना यहाँ पर, ये √7 बटे क्या था 3 था, ठीक है। इसलिए जो दूरी है बच्चों, ये PQ वाली दूरी, ये जो 3 है ऊपर चला जाएगा, 2 गुना 3 बाय क्या हो जाएगा √7 हो जाएगा। तो दूरी तो ये निकल गया है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको समीकरण नंबर कुछ मान लेते हैं 2। अब हम लोग उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसलिए कांच में प्रकाश किरण को या कांच को पार करने में लगा समय सीधा शॉर्ट में यही लिख देते हैं। इसलिए कांच को पार करने में लगा समय, अब इस समय को T से डिनोट कर लेते हैं। तो समय बराबर देखिए ना, वहाँ दूरी है ना, तो दूरी बटे का हो जाएगा चाल। तो दूरी क्या है PQ, और चाल कांच में कितना है बच्चों, चाल के जगह हम लोग CG लिख दें। ये देखिए यही था ना पर कांच में प्रकाश की चाल। तो PQ का मान देखिए 2 गुना 3 बटे √7 अब बटे CG निकाला है ना, ये वाला ये हो गया 2 गुना 10 पर पावर क्या है 8। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 2 गुना 3 बटे √7, और ये वाला बच्चों नहीं कुछ है तो नीचे में 1 तो होगा ही होगा, ये पलट जाएगी। तो पलट जाएगी तो 1 तो इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा 2 गुना 10 पर पावर 8 हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला तो कट ही जाएगा ना, ठीक है। तो ये तो कट गया बच्चों। अब बच गया 3 बाय √7, ठीक है। इस प्रकार से बच गया। तो ये 3 को तो लिख ही डाला, अब बच जाएगा रूट इसका 2 दूनी 4 3 तिया 9 2.264। इसको √7, इसको रूट निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक ना, उसके बाद रख देंगे। तो इसका आ जाएगा 2.264। इसको जब निकालिएगा ना बच्चों तो इतना मान आ जाएगा। और गुना ये देखिए 10 पर पावर 8 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 पर पावर -8 और इतना सेकेंड हो जाएगा। और इसको जब हम लोग हल करेंगे तो इसका मान t का मान आ जाएगा 1.13 गुना 10⁻⁻8 सेकेंड। ये बच्चों आपका आंसर होगा। तो प्रोसेस तो आपने सीख लिया है और इसको तो हल आप भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आशा है आपने इस सवाल का उत्तर समझ लिया होगा और 1-2 बार वीडियो चलाकर देख लीजिएगा। कहीं दिक्कत होगा तो आप जो है इसको बार बार बना के देखिएगा, दिक्कत होगा तो वो हल हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों,
तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं आपसे कुछ और सवालों के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।